बच्चों, हम अभी तक आर्थिक क्रियाएं पढ़ चुके थे। कक्षा 11 की अर्थशास्त्र में हम आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन कर रहे थे। आर्थिक क्रियाओं में हमने 3 आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन तो पिछले वीडियोज में कर लिया था। तो अब हम अपनी चौथी आर्थिक क्रिया और 5वीं आर्थिक क्रिया का अध्ययन करेंगे। चौथी आर्थिक क्रिया जिसे हमने बताया था विनिमय, जिसे हम एक्सचेंज कहते हैं। विनिमय, एक्सचेंज, या हमारी जो आर्थिक क्रिया चल रही थी वो वितरण चल रही थी। वितरण, जिसे हम बोलेंगे डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन, वितरण, कि जब व्यक्ति या उपभोक्ता अपने व्ययों के बाद जो हमारी इनकम बच जाती है तो उस आय का किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन करता है, ये इस चीज का संकेत करता है। वितरण, बांटना। यहाँ पर हम अर्थशास्त्र पढ़ रहे हैं, उपभोक्ता और उत्पादक पढ़ रहे हैं, तो इसलिए जो व्यक्ति साधनों को प्रयोग में करके और अपने आय को वितरित करता है वो भाग इसके अंतर्गत आता है। तो इसलिए हम इसके अंतर्गत लिख सकते हैं या कह सकते हैं कि वितरण विभिन्न साधनों के सामूहिक साधनों के सामूहिक वितरण जो है वो विभिन्न साधनों के सामूहिक प्रयासों का परिणाम यानी कि विभिन्न साधनों के सामूहिक प्रयासों का परिणाम क्या है बच्चों? साधनों का हम प्रयोग करेंगे, उसका परिणाम क्या है? उत्पादन। इसी के साथ हम कह सकते हैं अतः उत्पादन में उत्पत्ति के, देखिए कल हमने साधनों की बात करी थी, जब पिछले वीडियोस में हमने साधन बताए थे कि साधन कौन से होते हैं बच्चों, जिनसे उत्पादन किया जाता है, जैसे भूमि, पूंजी, श्रम और संगठन और साहसी। हमने कल बताया था, यानी पिछले वीडियो में बताया था कि विभिन्न साधनों के सामूहिक प्रयासों का जो परिणाम है वो क्या है? उत्पादन। साधन कौन से हुए? हमने वो 5 साधन बताए थे जो उत्पादन प्रक्रिया के दौरान उत्पादक उपयोग में लाता है। कौन कौन से साधन? भूमि, पूंजी, श्रम, संगठन और उद्यमी। ये 5 ऐसे साधन हैं जिनके प्रयोग के बिना उत्पादन असंभव है। इसलिए यही बताया वितरण। अब हम वितरण पर आएंगे कि डिस्ट्रीब्यूशन किस चीज का हुआ है। पहले हमने साधनों को उत्पादन लिया कि विभिन्न साधनों के सामूहिक प्रयासों का परिणाम उत्पादन है। अतः उत्पादन में उत्पत्ति के प्रत्येक साधन के प्रत्येक साधन के, देखिए एक वर्ड अपन ध्यान से देखेंगे इसमें कि उत्पत्ति के प्रत्येक साधन कौन से हुए? वही 5 साधन, उसमें से हर एक साधन के पारिश्रमिक का निर्धारण करना, पारिश्रमिक
उत्पत्ति के प्रत्येक साधन के पारिश्रमिक का निर्धारण करना, पारिश्रमिक का निर्धारण करना क्या है बच्चों? अति आवश्यक है। अति आवश्यक है। कहने का तात्पर्य है कि उत्पादन के साधनों के बिना हम कोई भी उत्पादक या कोई भी व्यक्ति कार्य नहीं कर सकता। इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो साधन या जो साधनों के बीच क्या करता है कि पारिश्रमिक का निर्धारण, मतलब कि हम काम करते हैं, काम के बदले उनको क्या दिया जाता है? पैसा दिया जाता है, जिसे हमने कल भी अपनी वीडियो में समझाया था कि एक व्यक्ति का व्यय दूसरे व्यक्ति की आय होता है। समझे बच्चों? तो इसीलिए हम साधनों का प्रयोग कर रहे हैं, तो उस साधन के बदले में श्रम जो लग रहा है उसका पारिश्रमिक, यानी कि आपको उसके बदले में कुछ दिया जा रहा है, उसका निर्धारण करना अति आवश्यक है। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि जो साधनों के बीच आय वितरण से संबंधित है, आय वितरण से, जो साधनों के बीच आय वितरण से संबंधित है, कहने का तात्पर्य वही जो अभी हमने कहा कि एक व्यक्ति की आय दूसरे व्यक्ति का व्यय होती है, या एक व्यक्ति का व्यय दूसरे व्यक्ति की आय होती है। इसी को आगे लिखते हुए बच्चों ऊपर लिख रहे हैं कि जो साधनों के बीच आय वितरण, आप पॉज करके अपने इस टॉपिक को, इस पॉइंट को नोट डाउन करेंगे जहां तक हमने लिखा। इसके बाद ही कंटिन्यू में लिख रहे हैं कि जो आय वितरण के से संबंधित है, इसके अंतर्गत हम लिख सकते हैं, इसके अंतर्गत यह ज्ञात किया जा सकता है क्या किया जा सकता है बच्चों कि हम जितने भी साधनों का यूज कर रहे हैं, उपयोग कर रहे हैं, यानी उत्पादक, हमका मतलब हमें उत्पादक है, जितने भी साधनों का हम यूज कर रहे हैं उसके बीच आय का वितरण जो है वो किस प्रकार हो रहा है, उसी की गणना यहाँ पर बता रखी है। इसके अंतर्गत यह ज्ञात किया जा सकता है कि राष्ट्रीय आय, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि हम जब आय और व्यय का ब्यौरा तैयार करते हैं तो इसमें राष्ट्रीय आय कितनी है या क्या है, इस चीज को हम इसके अंतर्गत ही तय कर सकते हैं। तो देख सकते हैं कि राष्ट्रीय आय क्या है, कितनी है या कैसे गणना की जाती है, ये सब हम बातें इसमें लिख सकते हैं। दूसरी, इसकी गणना कैसे की जाए, ये चीज भी इसमें शामिल होती है। किसमें?
क्योंकि हम वितरण कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं कि आय जिस आधार पर आय हमारी संग्रहित होगी, यानी उत्पादन के आधार पर आय हमारी संग्रहित होगी, तो उसका व्यय हम किस प्रकार करें, तो ये बोला इसकी गणना कैसे की जाए। जैसे और कौन सी गणना हम लिख सकते हैं, जैसे ब्याज लगान, जिसको हम किराया भी बोलते हैं, किराया रेंट। किस की हम आय तो आ रही है, आय की गणना किस प्रकार की जाए वो बताइए। जैसे ब्याज लगान, मजदूरी, लाभ। ब्याज लगान, मजदूरी, लाभ, यानी कि हम कह सकते हैं इसका निर्धारण किसके द्वारा किया जा सकता है, साधनों के उपयोग से जो आय हो रही है उस आय के आधार पर हम कैसे बांटे, किस तरीके से वितरित करें, इसका जो निर्धारण है वो ज्ञात किया जाता है। इसका निर्धारण किस प्रकार हो, ये चीज इसमें देखी जाती है। 3 चीजें हो गई कि राष्ट्रीय आय क्या है, वितरण में, कैसे की जाए इसकी गणना, वितरण में, और किस प्रकार हो, कौन सी टेक्निक से हो, ये चीज इसमें बताते हैं। इसी के साथ यह भी सुनिश्चित किया जा सकता है कि इसके साथ यह भी सुनिश्चित किया जा सकता है कि क्या सुनिश्चित किया जा सकता है कि हमने निर्धारण तो कर लिया, ब्याज, मजदूरी, लगान आदि का निर्धारण किया जाता है, लेकिन कि राष्ट्रीय आय का निर्धारण कर लिया, बंटवारा कर दिया, बांट दिया, लेकिन राष्ट्रीय आय का न्यायोचित वितरण हो रहा है या नहीं, न्यायोचित वितरण हो रहा है या नहीं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों कि हमने साधनों का, आर्थिक क्रियाओं का ही ये चौथा पॉइंट है वितरण, कि हमने साधनों का तो यूज कर लिया, कौन सी आर्थिक क्रिया में, उत्पादन में। अब तीसरी बात है कि हमने विनिमय भी कर लिया कि उपभोग और उत्पादन दोनों के यूटिलिटी को देखते हुए हमने विनिमय भी कर ली, वो आर्थिक क्रिया हो। लेकिन वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन, कि हमने साधनों का उपयोग किया, उसके बदले में हमने क्या दिया, तो हमने बताया कि जैसे भूमि का हम प्रयोग करते हैं, भूमि का प्रयोग या भूमि का जो पारिश्रमिक है वो किस रूप में दिया जाता है, लगान या किराए की भूमि, तभी उत्पादन हो रहा है। मान लीजिए किसकी स्वयं की भूमि है तब तो कुछ नहीं है, लेकिन किसी ने किराए पर लेकर के भूमि ली है तो उसको किराया देना पड़ेगा, अगर आप प्रोडक्शन कर रहे हैं या कोई बिजनेस कर रहे हैं। इसी तरह से पूंजी
अगर आपकी स्वयं की पूंजी है तो भी आपको स्वयं के लेखों में लिखना पड़ेगा, नहीं है तो आपने बाजार से यानी मार्केट से उठा करके काम में लिया है पैसा, उसके एवज में आपको क्या देना पड़ेगा या लेना पड़ेगा, ब्याज। इसी तरह से श्रम के बदले क्या मिलेगी, मजदूरी। और उद्यमी को क्या मिलेगा, लाभ। यानी कि एक बिजनेसमैन जब बिजनेस करता है तो वो उसका उद्देश्य क्या होता है, लाभ का। व्यवसाय का उद्देश्य क्या हुआ बच्चों, लाभ का उद्देश्य हुआ। तो इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि हमने उत्पादन के साधनों का तो प्रयोग कर लिया और उसके बदले में ये पारिश्रमिक भी दे दिए, लेकिन किस प्रकार दिए, इसका निर्धारण किस प्रकार हो, यह सुनिश्चित करना बहुत ही कठिन है। तो राष्ट्रीय आय का न्यायोचित वितरण, जब हमने आय का पारिश्रमिक दे दिया या व्यय किए हैं तो व्यय जो हम कर रहे हैं ये आय हो रही है, उसका वितरण डिस्ट्रीब्यूट सही जगह पर हो रहा है या नहीं हो रहा। न्यायोचित का मतलब है कि जहां होना चाहिए वहां हो रहा है या नहीं हो रहा। हमारे समाज में 3 वर्ग हैं, उच्च वर्ग, मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग। आपको ध्यान हो, आपने छोटी कक्षाओं में पढ़े थे, तो ज्यादातर हमारे जो उपभोक्ता है या उत्पादक है वो उनकी नीड के अनुसार साधनों का प्रयोग करते हैं और वस्तुओं की पूर्ति करते हैं, लेकिन इन साधनों का उनके लिए उनकी नीड, उनकी जरूरत के अनुसार वितरण हो रहा है या नहीं, या केवल एक ही वर्ग के लिए वो चीजें तैयार हो रही है, या केवल 2 ही वर्ग के लिए कि हाँ उच्च वर्ग के लिए चीजें तैयार हो रही है, या निम्न वर्ग के लिए तो केवल 1 या 2 के लिए नहीं, कि न्यायोचित वितरण होना चाहिए, ये चीज को डिनोट कर रहे हैं। इसी के साथ हम इसमें लिख सकते हैं कि राज्य का हस्तक्षेप वितरण में बता रहे हैं कि राज्य का हस्तक्षेप कौन सी आर्थिक क्रिया में, वितरण आर्थिक क्रिया में, वितरण आर्थिक क्रिया में निरंतर बढ़ता जा रहा है। निरंतर बढ़ता जा रहा है। तो बच्चों, हमने आज की आर्थिक क्रिया, चौथी आर्थिक क्रिया पढ़ी। चौथी आर्थिक क्रिया में हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देखें तो सबसे पहले तो साधनों का उपयोग। साधनों का उपयोग अगर हम इसमें पॉइंट्स की, आप इसको लिख लें एक नोट कॉपी में, जो हम पॉइंट्स लिखवाए हैं, वीडियो को पॉज करें और अपना पूरा मैटर उसमें नोट करें। मैं अभी इसको रब करने वाली हूँ, मिटाने वाली हूँ, तो आप थोड़ा इसको लिख लें। देखिए बच्चों, इसके साथ इस पॉइंट में जो हम मेन बात करें उनके बाद मुझे सबसे इम्पोर्टेंट बात है साधनों का बंटवारा। साधनों को आप किस रूप में वितरित कर रहे हैं। तो हमने देखा, पहले तो हमने साधन, जो हमारे साधन थे कौन से थे, इसमें हम मुख्य बातें निकालते हैं, मुख्य पॉइंट्स जिसको बोलते हैं हम निकाल रहे हैं। साधन कौन से थे, भूमि, जब हम इसको नीचे लिखें ताकि इसके पारिश्रमिक को भी बता सकें। कौन से साधन, भूमि, पूंजी, श्रम, उद्यमी। इस तरीके से हमने, वैसे साधन हमने कल 5 बताए और एक संगठन। ठीक है,
भूमि, पूंजी, श्रम और उद्यमी संगठन। देखिए, उत्पादन के साधनों का हम उपयोग तो कर रहे हैं, लेकिन उसको उपयोग किस रूप में हो रहा है? पहले तो इनके पारिश्रमिक लिखे कि भूमि का जो पारिश्रमिक है हमें किस रूप में प्राप्त होता है। भूमि का पारिश्रमिक लिख रहे हैं, जैसे भूमि अगर हम देते हैं तो हमें क्या देना होता है बच्चों? इसका किराया। भूमि के पारिश्रमिक के बदले किराया लेना या देना। इसी तरह से पूंजी पर हम क्या देते हैं? ब्याज, इंटरेस्ट। इसी तरह से श्रम पर मजदूरी, जिसे हम सैलरी बोलते हैं। अगर उत्पादन के साधनों में कोई श्रम कर रहा है तो उसके बदले में उसे पारिश्रमिक किस रूप में मिलेगा? मजदूरी। इसी तरह से अगर हम देखें उद्यमी का पारिश्रमिक क्या होता है कि अगर वो व्यवसाय कर लेता है तो उसके एवज में उसे क्या मिलता है? लाभ। यही चीज बताने जा रहे हैं बच्चों कि जो पारिश्रमिक होते हैं अलग अलग इस रूप में उत्पादन के साधनों के जो पारिश्रमिक है वो अलग अलग इस तरीके से दिए जाते हैं। जब हम इन उत्पादन के साधनों का उपयोग करके आय अर्जित करते हैं या सरकार या राज्य आय अर्जित करता है तो हमारी राष्ट्रीय आय की जो गणना है वो किसके ऊपर आधारित है? उत्पादन के ऊपर, कि हमारे देश में कितना उत्पादन होता है, जिसे हम जीडीपी के नाम से जानते हैं। तो यही बात कहना चाहेंगे कि इन पारिश्रमिकों के बदले जो इनकम प्राप्त होती है, जो आय होती है, उस आय को राज्य कितनी मात्रा में व्यय करती है, या हम कह सकते हैं कि उनका जो प्रयोग है उस आय को किस रूप में वितरित करती है। वह रूप क्या होना चाहिए? न्यायोचित होना चाहिए। उस आय का जो वितरण है उसको किस प्रकार होना चाहिए? न्यायोचित, यानी कि हर वर्ग को अपनी आवश्यकता पूरी होनी चाहिए। यानी कि इस आय का जो वितरण है कैसा होना चाहिए? न्यायोचित। ऐसे नहीं कि एक ही वर्ग के लिए आवश्यकता की पूर्ति के लिए ये आय का वितरण हो, नहीं। सभी वर्गों का ध्यान रखते हुए आय का वितरण होना चाहिए। इसीलिए ये आर्थिक क्रिया चौथी आर्थिक क्रिया के अंतर्गत आई है। पहले इंपॉर्टेंट आर्थिक क्रियाएं हैं कि उत्पादन, उपभोग और विनिमय। एक्सचेंज करने के बाद बाजार में लेना देना उपयोगिता के आधार पर वस्तु मांग हो रही है, पूर्ति हो रही है। लेकिन सरकार की दृष्टि से देखिए तो आय का बहुत बड़ा भाग, जिसको हम राष्ट्रीय आय बोलते हैं, राष्ट्रीय आय का बंटवारा या वितरण किस प्रकार से होना चाहिए, ये इस डिस्ट्रीब्यूशन में आपको समझाया जा रहा है बच्चों। उत्पादन के साधनों का वर्णन हमने पिछले वीडियो में किया था और एक शॉर्ट में आपको एक फ्लो चार्ट से यहाँ भी समझा दिया कि उत्पादन के साधन 5 होते हैं: भूमि, पूंजी, श्रम और उद्यम। इन साधनों के बिना उत्पादक उत्पादन नहीं कर सकता। भूमि के पारिश्रमिक के बदले हमें भूमि का जो पारिश्रमिक है वो किस रूप में प्राप्त होता है? किराए के रूप में। पूंजी का पारिश्रमिक ब्याज के रूप में, और श्रम का पारिश्रमिक मजदूरी के रूप में। और उद्यमी को इन सब के बदले क्या प्राप्त होता है? लाभ यानी आय। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि राष्ट्रीय आय की जो गणना है इन साधनों के उपयोग के द्वारा ही की जाती है। राष्ट्रीय आय की जब गणना हो जाती है तो उस आय का बंटवारा किस प्रकार से किया जाए, इसका वर्णन आपको इस वाली आर्थिक क्रिया में मिलता है। इसी तरह से हम कह सकते हैं बच्चों, इसके अंदर हमने पारिश्रमिक तो समझ लिया, राष्ट्रीय आय भी समझ ली। इंपॉर्टेंट है कि आय का वितरण किस प्रकार होना चाहिए? न्यायोचित। हमने देखा आय का वितरण कौन सी आय? अभी हमने समझाई राष्ट्रीय आय।
इसका वितरण कैसा होना चाहिए? न्यायोचित होना चाहिए, यानी कि कौन से वर्ग के लिए? वो निम्न वर्ग, मध्यम वर्ग या उच्च वर्ग। सबकी अपने अपने हिसाब से आवश्यकताएं होती है बच्चों। उन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वितरण जो है वो क्या होना चाहिए? न्यायोचित या न्याय संगत। न्याय संगत। इससे तात्पर्य है बच्चों कि न्याय संगत कि व्यक्ति या जो भी वर्ग है, ये नहीं है कि निम्न वर्ग की आवश्यकता की पूर्ति के लिए राज्य उन्हीं चीजों को उत्पादित करवा रहा है या वही उत्पादक वही चीजें उत्पादित कर रहा है क्योंकि वो निम्न वर्ग की आवश्यकता है। अगर व्यक्ति उच्च वर्ग की उत्पादकता को देखकर उत्पादन कर रहा है कि हाँ इनको ये चीज की उपयोगिता है या आवश्यकता है, इसी चीज की हम वो क्या करते हैं? उत्पादन करते जाते हैं, तो भी नहीं। मध्यम वर्ग की आवश्यकताओं व इच्छाओं को देखते हुए भी हमें क्या करना है? आय का वितरण करना है बच्चों। तो कहने का तात्पर्य ये है कि सभी वर्गों को ध्यान में रखते हुए आय का जो वितरण है वो न्यायोचित या न्याय संगत होना चाहिए। तो इस पॉइंट में बच्चों आर्थिक क्रिया हमने पढ़ी, 4 आर्थिक क्रियाएं हो गई। अब हमारी 5वीं आर्थिक क्रिया जो बची है उसका वर्णन हम 5वीं आर्थिक क्रिया जिसे हम बोल रहे हैं राजस्व, पब्लिक फाइनेंस। पब्लिक फाइनेंस क्रिया है। 5वीं आर्थिक क्रिया राजस्व, जिसको हम बोलते हैं सरकार की इनकम, राजस्व, टैक्स। सीधे साधे में सरकार जो है वो जनता से सरकार के द्वारा दी गई सुविधाओं का टैक्स लेती है और उसको किस तरीके से खर्च करें, इसमें इस चीज का वर्णन या इसमें इस चीज का अध्ययन है। तो बच्चों राजस्व क्या है? अर्थशास्त्र के इस विभाग में अर्थशास्त्र के इस विभाग के अंतर्गत सार्वजनिक आय, सार्वजनिक व्यय, सार्वजनिक आय, सार्वजनिक व्यय, सार्वजनिक ऋण और सार्वजनिक वित्त। देखिए सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहे हैं। पब्लिक फाइनेंस अर्थशास्त्र के इस विभाग में क्या क्या चीज आती है? देखिए कॉमन चीज आपको ये दिख रही है सार्वजनिक, सार्वजनिक मतलब पब्लिक, सार्वजनिक आय, सार्वजनिक व्यय, सार्वजनिक ऋण और सार्वजनिक वित्त व्यवस्था।
व्यवस्था, प्रशुल्क, नीति या नीतियों का अध्ययन, नीतियों का अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है। इसके अंतर्गत किया जाता है। देखिए बच्चों, कहने का मतलब है कि इसके अंतर्गत हम उन चीजों को शामिल करते हैं जो सार्वजनिक फाइनेंस से संबंधित है। यानी कि अर्थशास्त्र में किस किस रूप से पैसा आता है, जाता है और उनको ऋणों के रूप में इस प्रकार से लोन लेकर हम वित्त व्यवस्था, यानी सरकार के द्वारा, राज्य के द्वारा वित्त व्यवस्था की जाती है। तो हमने इन सारी विषय सामग्री को हम ये कह सकते हैं कि अर्थशास्त्र की जो विषय सामग्री है कितनी है? 3 है। 5 है बच्चों जो हमने आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन किया। कौन कौन सी? उत्पादन, उपभोग, विनिमय, राजस्व। ये सारी पांचों जो है ये क्या है? एक आर्थिक क्रियाएं हैं जिनका अध्ययन हम अर्थशास्त्र में करते हैं। तो आज हमारा ये टॉपिक अपने इस वीडियो में पूरा हुआ बच्चों। हमने आर्थिक क्रियाएं क्यों पढ़ी? क्योंकि हम अर्थशास्त्र में इनका अध्ययन कर रहे हैं। अर्थशास्त्र किसका अध्ययन है? इन आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन है। अब वो क्रियाएं हमने पिछले वीडियो में बताया था, चाहे वो क्रियाएं व्यक्तिगत हो या सामूहिक हो, चाहे वो क्रियाएं व्यक्तिगत आवश्यकता के लिए की जा रही है या सामूहिक आवश्यकता के लिए की जा रही है, तो इनका वर्णन इन आर्थिक क्रियाओं के बिना अर्थशास्त्र में या अर्थव्यवस्था में कुछ भी करना संभव नहीं है। तो यही चीज बता रहे हैं कि आज हमारे इस वीडियो में पांचों आर्थिक क्रियाएं कंप्लीट हो गई बच्चों। अब अपने पांचों आर्थिक क्रियाओं को नोट डाउन करें, नोट्स बनाएं, उससे संबंधित बातें पॉइंट उसमें से निकालें, उन पॉइंटों का अध्ययन ध्यान से करें। नहीं आए पूछिए, इसके नोट्स पूरे प्रॉपर तैयार करें, क्योंकि ये अर्थशास्त्र की एक तरीके से आधार है जो हम आपको समझा रहे हैं। एक तरीके से अर्थशास्त्र का परिचय है कि अर्थशास्त्र में हम क्या क्या पढ़ते हैं। अगर ये आपको आ गई तो आपका अर्थशास्त्र पूरा आपको समझ में आ जाएगा। तब तक के लिए बच्चों ओके।